हर समय और हर समाज में, हर फील्ड में मौका परस्त लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं गिद्ध। एक समय था जब वही लोग एक गाना गाया करते थे, एक गाना रिलीज होता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा सुर बने हमारा। आप वही चेहरे देख लीजिए, उन्हीं चेहरों में से कुछ लोग, क्योंकि उस समय राजनीति क्या थी और इस समय राजनीति क्या है, ये वो मौका परस्त लोग हैं। इनको देश से या जिस पार्टी के पक्ष में उस समय थे और जिस पार्टी के पक्ष में अब हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ अपने पक्ष में। जैसे नागरिक शास्त्र होती थी एक, वो अभी बंद हो गई जी हाँ, कि नागरिकों को कैसे रहना चाहिए। एक पढ़ते थे हम लोग, हाँ, और हम लोगों ने पढ़ा है वो, हाँ, कि नहीं यार ये गलत, ये सही, ऐसे 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 ऐसे, है ना। हालांकि मेरी जर्नी ऐसी है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसमें किसी मुस्लिम का हाथ नहीं है। अच्छा, सारे हमारे हिंदू मित्र हैं, सारे इधर जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से। अगर आपके पास हिम्मत है आपके पास, तटस्थ होकर बोलना चाहिए। आप ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सरकार अभी है तो आप इस सरकार के संबंधित कुछ बोल रहे हो, दूसरी सरकार आएगी तो आप दूसरी सरकार के, आपको तटस्थ होकर फिर हिम्मत होनी चाहिए आप। हालांकि हमारे साथ ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। पहली बार एक बार हुआ था हमारा, हम लंदन गए हुए थे। एक्टर हैं जो पता नहीं क्या थे, वो 24 घंटे यही टाइप की बातें। मतलब न्यूज़ चैनल्स लोगों को एग्रेसिव बना रहे हैं, या आप मानते हैं? हाँ, न्यूज़ क्या, फिल्में भी वही हो रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो उस समय सही थे या इस समय गलत है, या इस समय सही है उस समय गलत थे। क्या आप उनको सलाह देंगे, क्या अवॉइड करे, क्या करे? कैरियर जो है ख़त्म हो चुका है, वो अचानक से उठ के अजीब सी बातें करने लगते हैं और फिर उन्हें काम मिलने लगता है। एक्टर और कैरेक्टर क्या, वो उसका वही ख़त्म कर दिया है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो। मेरा नाम है मुबारक और मैं हूं मुंबई शहर में। और हमारे साथ आज जो हस्ती है इश्तियाक खान, इनका काम आप सबने देखा है, पसंद किया है, तो मुझे इनके लिए कोई लंबा चौड़ा इंट्रो देने की ज़रूरत है नहीं। आपने फ्रेम में उनको देख लिया है और आप उनको आपको उनके कई सारे रोल्स एकदम से याद आ गए होंगे। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो हम डायरेक्ट बात शुरू करते हैं। इश्तियाक खान ने हमें आज समय दिया, ये उनकी मेहरबानी है। और चूंकि उनका बहुत सारा ऊपर नीचे टाइम दिया हुआ था किसी को, उसके बीच उन्होंने हमें मौका दिया है बातचीत करने का, तो थैंक यू सो मच। और आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर, एम बोले तो पर। और आप बताइए कैसा जा रहा है मुंबई में जीवन, गर्मी में? मुंबई में जीवन बड़ा अच्छा जा रहा है। और मुंबई की गर्मी तो ऐसी है कि आप धूप में हैं तो गर्मी है, और धूप से आप किसी छाँव में आ गए तो गर्मी नहीं है, क्योंकि हवा जो है वो ठंडक देती है आपको। समंदर। हाँ, ठीक वैसे ही स्ट्रगल करते हैं जो लोग। दूसरा, मुंबई की गर्मी का टाइम स्पैन भी छोटा है ना, अभी मॉनसून आ जाएगा खत्म। हाँ, ख़त्म हो जाएगी, उतनी तो नहीं होगी। एक उमस भरी गर्मी तो हमेशा रहती ही रहती है। ठंड के समय थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन अभी तो है गर्मी अच्छी खासी है। तो गर्मी हाँ। है, राइट। तो ठीक है, आप एमपी से आए, पन्ना से, छोटे से शहर से निकल के, कैसे आपकी छोटी सी, अगर आप मुख्तसर में जर्नी बता दें, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं इनका काम ट्रैक करते रहे, फिर भी अगर कोई जेनजी बच्चा देख रहा हो, नया हो, पहली बार इश्तियाक खान का इंटरव्यू देख रहा हो, तो उसके लिए बता दीजिए कि क्या आपका सफ़र रहा है। मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया से हूँ, पन्ना शहर से। और मेरी परवरिश वहीं हुई है। मैंने पढ़ाई वगैरह वहीं की है। मैंने प्रभाकर किया है शास्त्रीय संगीत से, गायन में और वादन में, तो तबला में। तो मैंने दो चीज़ें ये सीखी। शुरुआती रुझान मेरा तबला और गायन में ही था। अच्छा। और दिमाग में यही था कि मैं गायक बनूंगा या कुछ ऐसा करूंगा जो संगीत से संबंधित होगा, म्यूज़िक लूँगा या कुछ। फिर एक समय आया कि इप्टा वालों को ढोलक वाले की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके साथ नाटकों में ढोलक बजाने लगा। धीरे धीरे एक मौका मिल गया। एक हमारे एक हितेंद्र करके भाई साहब थे, वो एक कैरेक्टर था उनका, वो चले गए कहीं 2 दिन पहले, नाटक होना था। तो इमरजेंसी में मुझे मेरे गुरु देवेश मिश्र जी ने कहा कि यार ये कर लोगे तुम? तो मैंने कहा कर लूँगा। फिर मैंने उनको, क्योंकि मैं बाहर बैठा रहता था, इसलिए मैंने पूरे हर कैरेक्टर का
जो डायलॉग हैं वो सब मुझे याद रहते थे। मैं बाहर बैठा आदमी फालतू में, जब क्यू आएगा तब बजाएगा ढोलक, तबला बजाएगा, तो बैठे 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 हर किसी का किरदार के जो कैरेक्टर के जो हाव भाव हैं, डायलॉग हैं, कौन कब क्या बोल रहा है, वो सब याद हो गए थे। तो मैंने करके दिखा दिया, तो एक ही बार में मेरा, उन्होंने कहा यार ये तो सही है। और मैंने पहला नाटक गिली गिली फू किया। ये किस साल की बात है? ये होगा 2000 मुंह पे चढ़ गया है, 95। 1995। हाँ, क्या उम्र थी तब आपकी? उस समय मैं 8वीं में था। 13-14 साल। हाँ, ठीक। तो मतलब बहुत ये कहो कि बचपन से ही रंगमंच से जुड़ गया था। बिल्कुल। हाँ। तो यही है। उसके बाद मुझे इप्टा वालों ने बड़ी मोहब्बत दी, और उन्होंने अपने मतलब इप्टा वालों की तरफ से पैसे इकट्ठे करके मुझे सागर अन्वेषण थिएटर ग्रुप में भेजा। वहाँ से मैंने स्वर्गीय श्री बाबा कारन जी के साथ काम किया। उनके निर्देशन में उन्होंने रंग संगीत का मुझे ज्ञान दिया, मुझे समझाया, क्योंकि मैं संगीत से था। अच्छा। तो उन्होंने बहुत 45 दिन की वर्कशॉप थी। 45 दिन में उन्होंने बहुत कुछ मुझे संगीत से संबंधित सिखाया कि रंग संगीत क्या किसे कहते हैं और कैसे बनाया जाता है वो। उसके बाद मुझे वहाँ पता चला कि एक NSD करके एक दिल्ली में एक संस्था है, जहाँ आप 3 साल का कोर्स करके और बारीकी सीख सकते हो आप रंगमंच की। तो फिर मैंने NSD आने का निर्णय लिया, और फिर मैं आसानी से एडमिशन हो गया था NSD में? आसानी से हो गया था, हाँ। लेकिन मेरा क्या था कि मेरा रुझान पढ़ाई में नहीं था। अच्छा। तो मैंने 8वीं जैसे तैसे पास की थी। 9वीं 10वीं मुझे लग रहा था 10-11 पढ़ लूँ। लेकिन जब मैं अन्वेषण थिएटर ग्रुप गया तो उधर पता चला कि आपको ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वाइफ, जिससे मेरी शादी हुई है, तो वो उन दिनों मेरी उससे एक परिचय हो गया था अच्छे से, एक दोस्ती नुमा हो गई थी। तो उसको मैंने बताया कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, अब तो पढ़ाई में तो मेरा 0 सन्नाटा है मामला, क्योंकि वो लेक्चरार थी कॉलेज में। तो उसने कहा तुम पढ़ो। तो फिर उसने ट्यूशन लेना शुरू की हमारे दोस्तों की। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उस कॉलेज में उसने मुझे पढ़ाया। और उसके बाद में NSD में कौन सी बैच थी आपकी? 2004। 2004 पास आउट ईयर है आपका? हाँ, पास आउट। 2001 में हम लोग। एक में आप? हाँ। और कौन कौन आपके बैचमेट्स वगैरह? हमारे बैच में अमितेश ग्रोवर है, जो अच्छा। अभी NSD में है, वो पढ़ाता है NSD में। एक अब्दुल कादिर शाह है, वो भी NSD में ही पढ़ा रहा है, डीन है अभी NSD का। और पंकज त्रिपाठी है, वो मेरा बैचमेट है। भानु उदय गोस्वामी है, वो मेरा बैचमेट है। और सुप्रिया है, और परिमल है, और बहुत सारे लोग हैं, अदिति है। हाँ, जो अच्छा काम कर रहे हैं। फिर NSD से निकलकर सीधे मुंबई? NSD से निकलकर मैंने 2 साल रंगमंच किया। अच्छा। और दिल्ली रहते हो? नहीं, अपने शहर आसपास। अच्छा। के जिन लोगों ने मुझे बुलाया, पैसा दे के अच्छा काम करवाया, तो मैं बहुत जगह घूमते हुए रंगमंच किया। लेकिन मुझे एक समय ऐसा महसूस हुआ कि NSD निकलने के बाद भी मैं, क्योंकि एक्टर हूँ, मैं वो प्रोजेक्ट बना नहीं सकता। डायरेक्शन में मेरा दिमाग अभी तो कुछ ऐसा चलता नहीं है, तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँगा। सही बात। तो ये सोच थी, और फिर कुछ ऐसी हालात हुए कि मुझे मुंबई आना पड़ा। जी। तो 2006 के अराउंड आप आए होंगे? 2006 में मैं। अच्छा। हाँ। तो यहाँ आते ही क्या था, सब कुछ आसान रहा, कुछ स्ट्रगल रहा? यहाँ आके स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो मजबूत नहीं थी। मेरे पिताजी गुजर चुके थे बचपन में ही। तो जो भी करना था मुझे खुद ही करना था, और थोड़ा बहुत बचा के भी घर में भेजना था। तो आर्थिक तंगी के चक्कर में इधर बहुत समस्या हुई। समस्या ये हुई कि मकान जो इधर मिलते हैं किराए से, वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो हम लोग 6-6 लोग एक ही कमरे में, जितना ये इतना
कमरे में हम लोग रहते थे, एक दूसरे के ऊपर जब सोते थे तो पाँव वाँव डला रहता था, छुलता था, और पसीना, गर्मी, और ऐसी जगह रहते थे जहाँ से एक ही खिड़की थी, हवा आने का कुछ वो नहीं था। लेकिन अब ये बताने में तकलीफ़ होती है, उन दिनों ये महसूस नहीं होता था, क्योंकि एक जुनून था, और हमारे जो जितने भी आसपास इर्द गिर्द लोग थे वो सब मस्ती वाले लोग थे, मज़ा आता था लोगों को। ये समझ लीजिए कि अगर आटा गूंद रहे हैं हम लोग और बहुत परेशान हैं, तो आटा गूंदते गूंदते हंसी आ जाती थी कि बताओ, इतने साल रंगमंच किया, इतना सब कुछ किया, और हम आटा गूंद रहे हैं। तो इस पे हंसी आती थी, हालात पे हंसी आती थी हम लोगों को कि ये क्या हो रहा है यार, भूखे बैठे हैं, भूखे बैठने में हंसी आती थी, कि इसी सिचुएशन में हंसी आती थी कि बताओ यार, क्या यार, घर से निकले थे कि वो फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इधर अभी भूखे हैं, खाना ही नहीं मिल रहा है इधर। राइट। और फिर उसके बाद ऑडिशंस वगैरह भी काफ़ी दिए होंगे? ऑडिशन तो बहुत दिए। अच्छा, फिट नॉट फिट झेला होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत। हाँ। बहुत। फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार यहाँ तो ह्यूमिलिएशन जिम्मे आया है, थोड़ा अपमानित सा महसूस हो रहा है, कैसे उसके साथ कोप अप करते थे, कैसे मोटिवेट करते थे खुद को कि यार नहीं, लगा रहना है? देखिए, कहीं कहीं तो वाकई में अपमान होता है, और कहीं कहीं अपमान नहीं होता है, आप अपने आप को सम्मानित समझते हैं। अच्छा। आपको लगता है कि आप एनएचडी से पास आउट हैं, आप इधर से आए हुए हैं, आप इतना पढ़े लिखे लोग हैं, ये व्यक्ति कैसे हमसे ऐसे बात कर सकता है? अच्छा। तो आपको लगता है कि वो अपमान हो रहा है, लेकिन वो तो उसके लिए सब बराबर हैं, काम कर रहा है, वो तो काम कर रहा है। वो कहे इधर आइए, इधर आओ, या इधर की जो बोली है, भाषा है, वो थोड़ी तू इधर आ, तेरे को क्या करने का, ये करने का। हम लोग के इधर क्या है कि किसी भी अनजान व्यक्ति हमें से तो इतना ही अपमान लग जाता हाँ, है कि यार तू कैसे बोल रही? हाँ, किसी भी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप इधर आइए, एक काम कर देंगे क्या, कर देंगे क्या, एक काम करना, तू उधर उठ, उधर जा, है ना। अब वो इधर की आम बोलचाल में ये बात चलती है। तो यही होता है कि वही है कि आप अपने आप को कितना महान समझते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, और कभी कभी नेचुरल तरीके से आपकी बेइज्जती हो जाती है, जो आपको 2-3 दिन तक याद बार बार आती है, तो आप थोड़े हिल जाते हैं कि यार ये ऐसे कैसे, ये कैसे। और ये ज़्यादातर छोटे शहरों से लोग आए हुए होते हैं, उनको उनके ऊपर ज़्यादा लागू होता है। वो होता इसलिए है क्योंकि ख़ास तौर से जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनसे आडंबर खड़ा करना नहीं आता है, राइट, वो उनके साथ ज़्यादा ये सूशा नहीं होती। हाँ, तो उनके साथ हो जाता है ये। अब फिर ये आपको तय करना है कि आपको अपनी नकली इमेज बनानी है, या आप जो हैं वो हैं, जो इज़्ज़त मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। जब काम करेंगे तभी इज़्ज़त होगी, तब देखा जाएगा। तो कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जिसने काफ़ी दिल खराब किया हो, बट वही कि भाई काम करेंगे तब बताएंगे, अभी क्या बताए टाइप्स? हाँ, जैसे कि एक जगह हमारा हो गया था। अच्छा। तो एक हीरोइन थी, नाम तो नहीं लेंगे हम उनका। तो अच्छा कैरेक्टर था हमारा। तो वर्कशॉप हुई, वर्कशॉप में पता चला कि ये हमारी को एक्टर्स हैं, और इनसे हमारा अफेयर है, इनसे शादी होगी हमारी। तो उसने मुझे देखा, तो मेरे ही मुंह पे बोल दिया, मैं अरे ये इनके साथ यार। ओके। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तो नहीं नहीं, ये कैसे, आप तो उनकी बात कर रहे थे, इनकी बात, ये क्या है। वो बोलती चली जा रही है, उसको ये महसूस नहीं हो रहा है, या अकेले में बात कर ले। प्रोफेशनली कुछ है कि मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस हूँ, मैं इसके साथ क्यों करूँगी, क्या कारण है, उससे पूछ ले। आप के अंदर इतना उन्माद है, मतलब इतना ज़्यादा आपके अंदर घमंड है कि आप सामने वाले को इंसान भी नहीं समझ रहे हैं। राइट भाई चलो, एक स्टेटस ना हो उस इंसान का, इंसान तो है, इंसान तो है, एक्टर तो है, है ना। आप स्टेटस के बारे में बात कीजिए, अगर आप कर रही हैं तो वो भी अकेले में जाके बात कीजिए ना, कि आपकी पर्सनल वो है, आप ये क्या है, ये है वो, उसकी पूरी बातें सुनाई दे रही हैं, बगल में बैठा हूँ मैं,
और बहरहाल 1-2 दिन बाद प्रोड्यूसर ने मुझे निकाल दिया उस प्रोजेक्ट से। तो काफ़ी दिनों तक रहा होगा आपके काफ़ी साथ? दिनों तक आज भी महसूस होता है वो। और हालांकि वो अब वो कहीं नहीं है, किसी भी जगह नहीं है। ओके। और सब लोग हैं आप उस भी प्रोजेक्ट हैं। में, जो जो भी थे वो सब हैं, वो नहीं है अब कहीं। यही होता है, पोएटिक जस्टिस कहा जा सकता है इसे। हम्म। बहरहाल, पहला ब्रेक कैसे मिला, कौन सा था? पहला ब्रेक मेरा था अज्ञात, राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म। बिल्कुल। और वो मैंने की थी। मुझे निखिल द्विवेदी करके एक हमारे मित्र हैं, एक्टर भी हैं। एक्टर भी हैं, तो उनके ज़रिए वो काम मिला था मुझे। वो ज़रिया बने थे उसके। ओके। क्योंकि मुझे राम गोपाल, उन दिनों राम गोपाल वर्मा जी जो हैं टॉप डायरेक्टरों में से एक थे। और हम जैसे एक्टर जो आए हुए थे, बहुत अच्छा काम करना चाहते थे, उस टाइप की एक्टिंग करना चाह रहे थे जो उनकी फिल्मों में लोगों को मिलता था मौका, तो वो ज़्यादा उनके पीछे पड़े रहते थे। और होता ये था कि इस चक्कर में उनके ऑफिस में घुसने को नहीं मिलता था। तो फिर कुछ ज़रिया चाहिए था। तो पता चला कि एक कैरेक्टर है अज्ञात में, वो ऐसा कैरेक्टर है कि स्पॉट बॉय का है और उसमें शायद फिट हो सकते हो, ये है। तो मैंने निखिल द्विवेदी से बोला कि ऐसा ऐसा है भाई। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, मैं पूछ के बताता हूँ। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया होगा, तो उन्होंने कहा भेज दो उसको कल। तो मुझे मालूम था कि रामू जी जो हैं अपने एक्टर को कैरेक्टर को अगर डिसाइड करते हैं किसी एक्टर के लिए, तो वो उसको देखते हैं, ऑडिशन नहीं लेते हैं। अच्छा। उससे बात करते हैं और बात करने में ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा कैरेक्टर कर पाएगा या नहीं। राइट। तो उन्होंने ये मुझे मालूम था, तो मैं उसी टाइप से बन के गया। वैसे ही कपड़े पहने मैंने, उसी टाइप से मैंने सोचा कि अब ऐसे ही चलते हैं तो जा। और मैं गया। मुझे बाहर जो गार्ड था उसने जाने नहीं दिया, क्योंकि वो गंदे गंदे कपड़े थे, अजीब सा तेल लगा हुआ था। और हमने उससे बोला कि भाई मुझे रामू जी ने बुलाया। अब उन दिनों रामू जी से सब मिलने, आमिर खान भी जाते थे और मतलब टॉप लेवल के लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए। अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, है ना। तो उसने भगा दिया। बहरहाल तेज बात हुई तो नदीम करके एक लड़का था उधर, तो वो बाहर निकला, उसने देख लिया मुझे। उसने कहा अरे अरे आइए आइए। तो वो मुझे अंदर ले गया, उसने रामू जी से मिलवाया और फिर मुझे वो कैरेक्टर मिला। इंग्लिश टीचर फिर कैसे बने आप? तो इंग्लिश से घबरा रहे थे, फिर इंग्लिश पढ़ाने लग गए। इंग्लिश टीचर ऐसे मिले कि जिन दर्शकों को ये रेफरेंस नहीं पता है, अगर आप 1980 में किसी स्पेसशिप में बैठ के दुनिया से बाहर गए थे और अभी अभी आए हैं और इस बीच की फिल्में आपने मिस कर दी है, तो उनको बता दूं, हम फंस गए रे ओबामा के एक बहुत ही प्यारे और बढ़िया एकदम मज़ा दिलाने वाले कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो इश्तियाक भाई ने किया था, इंग्लिश टीचर का। अब उस पर आते हैं। वो एक नरेंद्र हैं, हमारे मित्र हैं, निखिल भाई के भी मित्र हैं जी। तो हम लोगों को पता चला कि वहाँ फिल्म बन रही है फंस गए रे ओबामा। तो मैंने उनसे बोला नरेंद्र भाई से कि भाई कैरेक्टर है हमारे लायक। उन्होंने कहा यार है तो तुम्हारे लायक, लेकिन सुभाष जी से बोला था मैंने कि ये इश्तियाक को दे देते हैं, लेकिन सुभाष कपूर बोले यार NSD पास आउट है, एक सीन में क्यों उसको यूज़ करें, कोई अच्छा काम कर देंगे। लेकिन बोले कि अगर तुम चाहो तो ये है, एक बार ऑडिशन दे दो इसका, अगर तुम्हें लगता है। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो उसमें 4-5 लाइनें लिखी हुई थी। तो हमने कहा आप सर से पूछ लो, अगर इम्प्रोवाइज़ करके कुछ हो सकता है तो मैं ये करूँगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और हमारे पास कोई ऐसा काम है नहीं जो जिसका इंतज़ार करके मैं कहूँ कि ये आएगा तो मेरी निकल पड़ेगी। अभी तो मुझे बताना है कि मैं ऐसा एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, फिर मैं घर गया, मैंने उसका पूरा बनाया, बहुत सारा लिख लिया था। फिर सर ने उसको काट कूट के कहा इतना तुम बोल सकते हो। फिर मैंने ऑडिशन दिया और वो कैरेक्टर इतना अच्छा बन गया कि सर को भी बहुत अच्छा लगा।
तो ये जर्नी थी। उसका एक और बहुत अच्छा किस्सा है, बहुत जी, अच्छा। बताइए। एक किस्सा ऐसा है कि मुझे ना ये मिलने के बाद मुझे क्या नाम इसका, फराह खान जी जो हैं, जी। वो एक फिल्म बना रही थी जिसका नाम था, क्या नाम इसका, 30 मार खान। 30 मार्च। तो वो फिल्म बन रही थी। तो वो फिल्म जब बन रही थी तो मुझे उन्होंने बुलाया और बोला कि 45-50 दिन का काम है तुम्हारा और ये कैरेक्टर तुम्हें करना है। अज्ञात देखी हुई थी उन्होंने। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। तो अब मुझे 2 फिल्में मिल गई, राइट, है एक ना। ही वक्त में है। अब मुझे लगा चलो यार ये तो ठीक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। और इतने दिन का काम, और इधर फंस गए ओबामा 1 दिन का एक काम दिन था। का काम। ठीक है। अब जिन दिनों वो लेके जा रही थी हमें, उसी दिन उन्हीं दिनों में इनका काम था फंस गए ओबामा वालों का। ओके। तो हमने अपने नरेंद्र भाई को ये करने के लिए फ़ोन किया कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, अच्छा। क्योंकि हमें वो वाला बड़ा काम है, बड़ा काम आप तो मिला ये है। किसी को भी दे दोगे, है ना। तो हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे ये बहुत बड़ा काम मिल गया। अरे मुबारक हो यार, बहुत अच्छा है, तुम्हें मिल गया, ये है वो है। तो बोले कहाँ है काम। तो हमने कहा अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब हम क्लियर, लेकिन आखिर तुम कहाँ जाओगे कहाँ। जाओगे कहाँ? तो हमने कहा हम जा रहे हैं पूना। कह लगे अरे वहीं तो हमारी इसकी शूटिंग है, अच्छा। अपनी फंस गए ओबामा की। ओहो। तो हम मना करने वाले थे, लेकिन फिर हम चुप हो गए कि यार दोनों हो सकता है। अरे यार हो भी सकता है कुछ लेकिन हाँ, फिर हम उनसे मिलने गए, हमने कहा ऐसी ऐसी बात है। और कह ले यार जिस दिन तुम जा रहे हो इनके साथ उसी दिन शूटिंग है। और वो फरहा जी जो हैं वो सबको ले जा रही थी साथ में, किसी को छोड़ नहीं रही थी। तो हमने उनसे बोला कि मुझे इस दिन शूट करना है, मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, और अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम छोड़ दो। फिर हमने निखिल द्विवेदी को फ़ोन किया कि यार ऐसा ऐसा समझाओ यार उनको। तो फिर निखिल भाई ने जो है उनको बोला कि वो ईमानदार लड़का है, आ जाएगा, चिंता मत करो। तो फिर मैं पूना में मैंने शूट किया, और जितने पैसे मुझे मिले थे इस फिल्म के फंस गए ओबामा के, वो उस पूरे पैसों की मैंने टैक्सी की, क्योंकि इतनी महंगी टैक्सी हुई थी अच्छा। नाइट को। हाँ, तो जो उस फिल्म से के पैसों से मैंने टैक्सी की, और फिर मैं पुणे चला गया, और मैंने फिर वो फंस गए 30 मार खान की। तो 1 दिन का 2 घंटे का काम था वो, 1 दिन का भी नहीं था ये फंस गए ओबामा वाला, इंग्लिश टीचर का। और वो काम था 45-48 दिन का, लेकिन ये काम चमक गया, चमक गया। थोड़ी सी किस्मत इधर होती तो हो सकता आज हम इधर भी ना होते, अपने शहर में होते, क्योंकि फंस गए ओबामा से ही हमारा कैरियर बना। बिल्कुल। वो अभी जो आपने बोला कि आपने ऑडिशन के वक्त इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश तलाशी और फिर किया। जी जी जी। तो फिर क्या उनको एक्चुअल स्क्रिप्ट में ऐड किया गया? हाँ किया। अच्छा। ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि एक्टर क्या है, लालची होता है। हाँ। उसको लगता है बहुत ज़्यादा लाइनें उसी की हों। एग्जैक्टली। तो उसी लालच में हमने अपना डिज़ाइन किया। लेकिन जो सर थे, क्योंकि वो पूरी फिल्म देख रहे थे, उनको मालूम है इस कैरेक्टर की कितनी जर्नी होनी चाहिए, तो उन्होंने उसको छाट छूट के और अपनी तरफ से भी कुछ अच्छा दे के, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है वो, लेकिन जितना है वो परफेक्ट है, बहुत अद्भुत सीन है, याद रह जाता है उसकी एक इनफैक्ट वो एंड में आप बैठने को बोलते हैं स्टैंड अप, तो वो अलग ही टच आ जाता है। वो स्क्रिप्ट में था, अलग से आया है? नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं था वो, क्योंकि स्क्रिप्ट में ये एक्शन नहीं लिखते हैं तो। अच्छा। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो वो आपका खुद का है। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत कमाल। इसी तरह का एक आपका बहुत प्रोमिनेंट रोल है, मुझे बहुत पसंद है वो रोल, अनारकली ऑफ आरा का। जी जी जी। उसमें जो आप स्वरा भास्कर के हेल्पिंग हैंड बने हैं, उसके बारे में बताइए, वो कैसे मिला और क्या प्रिपरेशन रही, क्योंकि बहुत स्वीट सा, और आपके इस वाले कैरेक्टर से काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है। देखिए, अविनाश दास जी जो हैं, जब पहली बार मुलाकात हुई थी उनसे,
तो उन्होंने बोला यार इश्तियाक ये जो कैरेक्टर है ना, इससे ना मोहब्बत हो जाना चाहिए लोगों को, होती भी है ना। तो इसमें किसी भी प्रकार की नकलीपन नहीं आना चाहिए। जो बोल रहे हो दर्शकों को लगना चाहिए हाँ ये जो बोल रहा है 300% सही है, बस इतना ख्याल रखना। बाकी फिर वो बीच बीच में बात करते रहे, कई चीज़ें उन्होंने समझाई। और डायरेक्टर को तो हम जामबंद मानते हैं, जो हनुमान जी को याद दिलाता है ना उनकी शक्ति, एक्टरों को ना डायरेक्टर याद दिलाता है, अरे भाई तुम बड़े हो सकते हो, तुम उड़ सकते हो, है ना। राइट। तो इन्होंने मुझे ये, और मैं इसलिए भी ये करना चाहता, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मेरे लिए इसलिए भी था क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं अपने जीवन में, और ऐसी फीलिंग महसूस भी की है, तो इसलिए वो मैं कर पाया उस कैरेक्टर को। राइट। और उस कैरेक्टर से जुड़ी कई घटनाएं हैं। जैसे एक घटना है कि एक मैंने जब ये रिलीज़ हुआ मेरा, तो मेरे एक जगह मेरी दावत हुई पूरी टीम की, जिसमें अविनाश सर भी थे, लगभग टीम के वो सारे मेंबर थे जो आ सकते थे उधर। तो चौहान साहब के इधर दावत थी, तो हम सब लोग खाना खा रहे थे, पार्टी चल रही थी। तो एक व्यक्ति थे, वो इशारे से मुझे बुला रहे थे। तो मैंने देखा कि वो, जब भी मैं उनको देख रहा हूँ तो वो ऐसे करके बाहर के लिए, तो हमें लगा यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। लेकिन फिर हमें लगा कि पता नहीं क्या कोई बात करने, कुछ गड़बड़, कुछ क्या बात करने। तो फिर मैं उनके साथ बाहर चला गया। तो वो जैसे ये गैलरी है उधर बाहर, तो वहाँ खड़े होके वो बोले कि आप बहुत अच्छा तुमने काम किया, और उन्होंने गले लगाया हमें। अच्छा, ठीक है। और फिर उन्होंने जेब से ना बहुत सारे पैसे निकाले और वो पैसे हमें दिए। अच्छा। और बोला बेटा ना ये तुम इनको रखना नहीं, आशीर्वाद है मेरा, और इन पैसों को ना तुम अपने फैमिली के साथ खर्च करना, कहीं रेस्टोरेंट में अपनी पूरी फैमिली को खाना खिलाना इनसे। तो उनका नाम है डब्बू मलिक। अरे भाई साहब, हाँ, क्या बात है। तो हालांकि उन्होंने ये बोला था किसी से ये बात बोलना नहीं, तो उस समय मैंने किसी से नहीं बोली, क्योंकि उस समय उन्होंने बोला था। लेकिन बड़ा प्यार से उन्होंने मुझे, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं इस कैरेक्टर के लिए जो मुझे बधाई तो मिलती है, लेकिन ऐसे इस टाइप की बधाइयाँ, इस टाइप का प्यार बहुत कम कैरेक्टरों को मिलता है। राइट। इम्तियाज़ अली तक फिर कैसे पहुंच हुई? इम्तियाज़ अली सर के साथ ऐसे तमाशा ऐसे कि मैं, एक मेरा जूनियर है और मित्र भी है, आकाश दाहिया नाम है उसका, एक्टर भी बहुत अच्छा एक्टर है वो। तो वो मुकेश छाबड़ा के इधर काम, उसके कास्टिंग में सहयोग करता था। तो मैं ऐसे ही उन दिनों होता याद था कि शाम हम लोग साथ में ही रहते थे, चिकन बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं। तो उधर से निकले तो हमने सोचा आकाश से जाके बोलते हैं कि आज तुम्हारे घर में खाना खाएंगे, क्योंकि घर में जाके क्या बनाएंगे खाना। अच्छा। तो आकाश से मिलने गए, तो वो बैठा हुआ था बाहर, बोला अरे दादा आप ठीक आ गए यार, अभी ना इम्तियाज़ सर आए थे, उन्होंने ऐसा कुछ कैरेक्टर बोला है और मुझे ना आपकी याद आई, मुझे लगा कि कैरेक्टर जो है आप ही अच्छा करेंगे। तो हमने कहा लाइनें आइने क्या है, कह ले रहे लाइनें आइने कुछ नहीं दे गए, वो तो कह रहे थे इम्प्रोवाइज़ करवा लेना। तो हमने चिढ़े हुए हैं ये इम्प्रोवाइजेशन जो ऑडिशन जो होता ना, इम्प्रोवाइज़ कर दीजिए और ये कर दीजिए। तो हमने अरे यार जी फालतू, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, अब इम्प्रोवाइज़ करो। पता नहीं उनको क्या हो रहा है, एक एक्टर को अंधेरे में डंडा दे दिया कि ले मारो कहीं भी, डंडा लग गया किसी जगह तो हिट, नहीं लगा तो फ्लॉप, मतलब गया एक्टर। कह रहे दादा यार इधर आए हो, बैठोगे फिर हम आपके साथ अभी 10-20 मिनट बैठना पड़ेगा, इससे बेहतर है 10-20 मिनट में ये कर दो। तो उसने ज़बरदस्ती हमसे वो करवा लिया, एक्शन वो उसने करवा लिया। हम मस्ती में थे तो हमने ये सोच के किया कि यार ये पता नहीं होगा या हम करेंगे नहीं करेंगे, हमने कर दिया वो। हम कर दिया, हम घर आए
उसके इधर मटन वटन बना रहे थे हम लोग, तो उसके पास फ़ोन आ गया कि यार मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं दूसरे दिन इम्तियाज़ सर से मिलने गए। कहले यार तुम तो बिल्कुल वैसे ही जो मैं कैरेक्टर सोच रहा था। दरअसल वो जो कैरेक्टर जिन्होंने बनाया है ना, वो कैरेक्टर वो ऑर्केस्ट्रा में हम जाके कॉन्गो बजाया करते थे। अच्छा। और हमने वैसे बहुत सारे लोग देखे हुए हैं, उनके साथ हम रहे हैं। जो अब एक बेधड़क पान भंडार है हमारे इधर, हमारे शहर में, पन्ना में। वो मोहम्मद रफ़ी के गीत गाया करते थे, और उनकी इच्छा थी कि वो बम्बई आके किसी के लिए गाना गाएं, लेकिन वो उधर से नहीं आ पाए और उन्होंने पान की दुकान खोल ली। तो मैंने वो देखे हैं वो लोग, मैं उनके साथ रहा हूँ। तो वो जब मैंने इम्प्रोवाइज़ किया ना, तो वो सारी चीज़ें उसकी डाल दी हम। तो उनको लगा कि यार जो मैं सोच रहा हूँ, जिस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो मैंने सोचा है। इस आदमी को कहाँ से पता चला ये सब, है ना? क्योंकि हाँ, हवा में लठ बजाया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला, वो मिलते नहीं है किसी से ऐसे। उन्होंने बोला कि मुझे उससे मिलना है, और मैं जब गया तो उन्होंने बोला यार इश्तियाक जी आप जो हैं। फिर हमने उनको अपनी जर्नी बताई कि मैं ऑर्केस्ट्रा में जाता था, कॉन्गो बजाता था, घंटों 3-3 घंटे उस 80-90 के गाने गाया करता था। ऑर्केस्ट्रा समझ रहे हो कौन सी ऑर्केस्ट्रा, जो चौराहे में होती थी, जो गाँव में रात को जाके 3 घंटे का शो होता था। उस ऑर्केस्ट्रा में किशोर कुमार भी हैं, मोहम्मद रफ़ी भी हैं, कोई माधुरी दीक्षित भी है, कोई कुछ, मतलब पूरा एक नकली जो पूरी दुनिया पैकेज लेके चलते हैं। हाँ, तो ऐसे हमें वो कैरेक्टर मिला। ठीक है, फिर कास्टिंग हो गई आपकी तमाशा में, जी। शूट शुरू हुआ, रणबीर के साथ भी आपके सीन है, कैसा माहौल था शूट पर? इम्तियाज़ सर का ऐसा है कि हर चीज़ नपी तुली होती है। अच्छा। उसमें गुंजाइश नहीं होती इस चीज़ की कि चलो ऐसा भी कर लेते हैं, नहीं। जो हमने देखा, हो सकता है कि हमारे साथ ऐसा ना हुआ हो, लेकिन एक होता ना एक्सपीरियंस होता है कि आप इतनी जगह काम कर रहे होते हैं, जब 10-12 दिन 12-13 दिन किसी के साथ शूट कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका पैटर्न जो है इसी टाइप का है। तो इम्तियाज़ सर का क्या था कि भाई जो मैंने सोचा है ना, उससे इधर उधर नहीं होना है। अगर होना है तो पहले मुझे बताओ, मुझे लगेगा तो मैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना? तो इम्तियाज़ सर का ये है। तो मैंने फिर वो जो किरदार है उस समय वो किया। और क्योंकि क्या होता है, हर प्रकार के डायरेक्टर आपको मिलते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं, अगर इसका 70% भी हम लोगों ने कर लिया, एक्टर ने कर लिया, तो काम बन जाएगा। तो वही इम्तियाज़ सर हैं। अच्छा। और रणबीर कपूर के साथ कैसे रहा? बढ़िया रहा, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, और एक्टर तो बहुत अच्छे ही हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और हमारे साथ बहुत अच्छा उनका व्यवहार रहा। उन्होंने हमारे भाई के साथ काम किया है, मेरा भाई है फैज़, अच्छा। उसके साथ काम किया है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, अनुराग बासु जी के साथ काम करता है। तो उसमें उसने इनको एक्टिंग क्लास ली है, रणबीर कपूर की, कैटरीना कैफ की। तो वो जानते हैं उसको, वो छोटा भाई है मेरा। तो उनको जब ये पता चला कि यार ये फैज़ के बड़े भाई हैं, तो वो खुद मिलने आए, बात की, फैज़ के बारे में बात की, फिर हमारे बालों के बारे में बात की। फिर इम्तियाज़ सर से हमसे पूछा कि मैं चाहता हूँ कि इनके बाल जो हैं थोड़े वैसे नहीं हैं यार, थोड़ा कुछ करवा दो। तो उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट से बोला कि भाई अब जब तक ये शूट कर रहे हैं तब तक इनके बाल भी तुम ही करोगे। तो मेरी जो शूट हुई है पूरी, जितनी भी तमाशा में, तो पूरे बाल का जो सेटअप है वो पूरा उन्होंने, जो रणबीर कपूर का निजी हेयर स्टाइलिस्ट उनसे किया। हाँ। ठीक है, आपने अभी अनुराग बासु का नाम लिया, आपने खुद भी उनके साथ काम किया है। लूडो जी, बहुत प्रोमिनेंट काम है आपका और बहुत मज़ेदार पिक्चर है जी। क्या जर्नी रही उस फिल्म की कि वो बहुत एक मतलब बहुत
ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है, फॉर्मूला फिल्में बॉलीवुड बहुत देता है, कुछ हटके देखने को मिले मजा आता है। लूडो इज वन ऑफ देम। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उसके वक्त, क्या मतलब रोल कैसे लैंड हुआ आपके पास? मुझे बुलाया उन्होंने कि इधर आ जाइए आप, मुझे मिलना है। तो मैं गया उनके पास, तो बोले यार इश्तियाक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है, ठीक है, राइट, और तुम्हें करना है एक तूफानी इंस्पेक्टर है। अब उनके चेहरे से हमें दिख गया वो कैरेक्टर कि तूफानी आग है, आग, मतलब वो शांत नहीं बैठता और बहुत एनर्जी है उसके अंदर, और मैं चाहता हूँ कि आप करें। तो मैंने कहा ठीक है सर, स्क्रिप्ट? बोले स्क्रिप्ट नहीं है अभी, दिमाग में है, इतना है कि वो आएगा और एंड उसके उससे होगा, और हो सकता है एक सीन हो सकता है 2 सीन हो सकता है बहुत सारे सीन हो, तो अगर आप करना चाहें तो बताएं। तो हमने सोचा कि यार ये इतने बड़े डायरेक्टर हैं, अगर मुझे बुलाया है तो ये तो नहीं हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा गंदा कैरेक्टर होगा, एक सीन भी होगा तो बहुत अच्छा होगा। एक बात, दूसरी बात कि क्योंकि फिज़िकल कास्टिंग बहुत होती है हमारे इंडस्ट्री में, या हर जगह लगभग कि चेहरे से, हाइट से देख के, हमने कहा कौन सोचेगा मुझे कि मैं इंस्पेक्टर बनूंगा हाइट के हिसाब से, है ना, ये तो एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं करूंगा। और जब मैं पहली बार गया उधर, तो मैं मांगता रहा, स्क्रिप्ट मांगता रहा, नहीं मिली किसी प्रकार से। जब शूट पे जिस दिन गया तो पहला सीन मेरा 3 पेज की स्पीच तुरंत लिखी हुई। तो हमने जैसे तैसे 3-4 घंटे में, तब तक शूट चल रहा है उधर, हमें लग रहा है कैसे बोलेंगे, याद कर ली किसी प्रकार से, कर लिया पूरा। फिर वो आए, बोले हाँ इश्तियाक जी, ये है, आपने ये पढ़ा के लिए? हाँ हमने पढ़ लिया। के लिए अब ये अपन को नहीं करना है। अरे हमने कहा सर बड़ी मुश्किल में याद किया है यार, यार मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा है इसमें यार, इसका ना सेंस चाहिए। अब हमने कहा आप सेंस क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? के लिए इश्तियाक जी आप, मैं 1 मिनट रुकता हूँ। फिर वो चले गए, फिर कुछ लिख के लाए, फिर उन्होंने वो हमने देखा तो उसमें थोड़ा था कि ले इसको मिला के ना कुछ अच्छा सा, कुछ ये पॉइंट अपने होने चाहिए, ये पॉइंट, और भूल गए चिंता मत करना, लेकिन आप कैरेक्टर पकड़े रहना बस, बाकी आपको दोनों चीज़ों से मिला के अच्छा ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये बोलना है आपको। चलिए तैयार, मुझे लगवाइए। हमने कहा ठीक है सर। हम, क्योंकि एक्टर को अगर कोई डायरेक्टर ख़ास तौर से अगर ये एहसास दिला देना कि वो गलती करेगा तो उसकी गलती नहीं होगी, तो एक्टर बहुत अच्छा काम करता है। और अगर ये एहसास दिला कि एक गुंजाइश भी ना हो आपको कि गलती करने की, और आपके चेहरे से, सुकड़न से, आपके बोलने से, आपके हाव भाव से अगर एक्टर को महसूस हो गया कि उसने गलती की, फिर वो अपना पूरा नहीं दे पाता है, खुल नहीं पाता है। वो बच्चों टाइप का होता है एक्टर, आपको बच्चे की तरह उसको रखना पड़ता है। और जब कोई डायरेक्टर ख़ास तौर से मुझे ये एहसास दिला दे कि भाई तुम कुछ भी करोगे, ये नहीं होगा कि आपको कुछ टेढ़ी नज़र से देखे कि क्या कर रहा है, कैसा है ये, तब मैं अपना 100% देता हूँ। और मुझे लगता है कि 90% एक्टर ऐसे ही होते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है, बाकी हो सकता है ये मेरी सोच हो। तो मैंने वो किया और बोलना चालू किया, तालियां बज गई बेहतरीन, लोगों को बड़ा मज़ा आया, सर को भी बहुत मज़ा आया। फिर उन्होंने दूसरी तरह से लिया, फिर तीसरी तरह से लिया, फिर एक समय के बाद बेहतरीन, बढ़िया, अच्छा। वो पहली स्पीच देखिए आप हमारे उसकी, तो हाँ बढ़िया है। तो इससे मुझे एक चीज़ पूछना याद आया, आपने बहुत सारे हिंदी सिनेमा में प्रोजेक्ट किए हैं, वेब सीरीज़ वगैरह भी किए, यानी बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बिल्कुल इंस्पायर्ड भी फील करते हैं, जिनका काम आपको बहुत पसंद आ जाता है, और कुछ का काम आपको पर्दे पर दिखता है, आप बाहर से देख के आते हैं कि भाई अनुराग बासु इतनी फिल्में बना दी, इम्तियाज़ अली ने वो सब बना दिया, पर फिर आप उनके साथ काम करते हैं, एक अलग पहलू आपको समझ में आता है कि वो डे टू डे कैसे है, लोगों से को कैसे ट्रीट करते हैं, फिल्म को लेके उनका विजन क्या है। जैसे अभी आपने बताया कि वो
सीन उन्होंने पूरा खड़े पैर बदल दिया कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा है तो दर्शकों को कैसा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको किन डायरेक्टर्स ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया जिनके साथ आप काम कर चुके हैं? देखिए, डायरेक्टर की स्टाइल जो है हर डायरेक्टर की अलग अलग होती है। और जैसे इम्तियाज़ सर की है ना, जैसे अनुराग बासु सर की है, जैसे क्या नाम इनका, राजकुमार संतोषी जी जो हैं। मुझे राजकुमार संतोषी जी के साथ अभी भी इच्छा है काम करने की, अनुराग बासु जी के साथ, इम्तियाज़ अली सर के, सुभाष कपूर जी के साथ, और अपने अविनाश दास जी के साथ। अविनाश दास जी के साथ ये है मेरा कि उनसे कुछ ऐसा होता ना कि वो जो बोलते हैं वो मुझे समझ में आ जाता है, और मैं उससे भी कुछ ज़्यादा दे पाता हूँ, और उनको अच्छा लगता है वो। तो अगर ये चीज़ हो जाए ना एक्टर और डायरेक्टर में, तो वो बहुत अच्छा होता है। मतलब वो कैरेक्टर खिल के निकलता है। राइट, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी फिल्मोग्राफी है आपकी, जब भी लोग आपसे बात करते होंगे तो गिने चुने रोल्स पर ज़्यादा बात हो चुकी होती है, जैसा कि हमने भी किया, क्योंकि वो पॉपुलर रोल है, लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। जी। बट इतने सारे काम में आपको ऐसा भी लगता है कि यार वो उसको भी तो इतना अटेंशन मिलता तो मज़ा आता, उसमें तो मैंने बहुत पूरा जान लगा काम किया था, या वो रोल इतना अच्छे से लिखा गया था, ऐसा कुछ है आपके? हाँ, एक सीरीज आई थी, सोनी टीवी में आई थी, वो सोनी लिव पे, सोनी। हाँ, उस समय ये नहीं चलता। हाँ, ये नहीं। तो उस समय बच्चन साहब ने एक शो किया था, युद्ध। राइट, हाँ, बिल्कुल। उसमें एक कैरेक्टर था, अनुराग कश्यप जी ने उसको डायरेक्ट किया था। उसमें एक कैरेक्टर था क्लाउन का, जो हाँ, जो इनके अंदर की आवाज़ थी वो बच्चन साहब की। वो कैरेक्टर मैंने जो किया था, वो मुझे लगता है कि जितना लोगों के पास पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचा वो, और उसमें बहुत मेहनत की थी, क्योंकि मुझे पहली बार बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला था, और ऐसा मौका मिला था कि जब मैं आता हूं तो वो मुझसे डरते हैं। अच्छा। और इतनी बड़ी पर्सनालिटी, और मैं इतना, और वो भी क्लाउन व्यक्ति, क्लाउन को देख के लोग हंसते हैं। Exactly. तो मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोगों को ना डर लगना चाहिए, सिर्फ बच्चन साहब को नहीं, दर्शकों को भी लगना चाहिए यार ये क्या है। तो क्योंकि अब कैरेक्टर क्लाउन का था, तो मैंने बहुत रात दिन उस पर मेहनत की थी। मैंने अपनी आवाज़ बदली थी, और बोलने का लहजा बदला था, और मैंने जो रोज़मर्रा का क्लाउन देखते हैं लोग ऐसे इस टाइप का, वो कुछ नहीं किया था। मैंने सोचा था कि ऐसा क्लाउन जो लोगों ने देखा ही ना हो कभी, और वो डिज़ाइन किया था मैंने। तो इतना अच्छा डिज़ाइन हुआ था, कभी आप देखना, कभी मौका मिले आपको, आप भी सब देखिएगा। जी ज़रूर देखें। अमिताभ बच्चन की सीरीज सोनी लिव पे मिल जाएगी। हाँ, सोनी लिव पे मिल जाएगी। मैं जब भी आता हूँ तो आप देखिए, उसमें बच्चन साहब और मैं हूँ बस। अच्छा। हाँ, हर जगह। राइट। तो कभी आपको, जैसे अभी आपने ये बताया कि ये रोल आपने अपने बहुत शिद्दत से किया, अलग हटके था, पर आपको कभी स्टीरियोटाइपिंग का डर लगा इंडस्ट्री में? क्योंकि इंडस्ट्री बदनाम है, एक कैरेक्टर हिट हो जाता है, उसको वैसे ही रोल से लाद देती कि यही करो भाई, यही करो। मेरे साथ जब मैं आया था तो मेरा अपना काम तो कुछ था नहीं, लेकिन राजपाल भाई का था जी। राजपाल भाई को देख के लोगों को लगता था कि ये आ गया है सेकंड राजपाल। अच्छा, राजपाल यादव, और इनके ही जैसा ये करता होगा, और इन्हीं के जैसा करवाना है अपन को। उस समय राजपाल भाई का ज़माना, मतलब हर फिल्म में राजपाल भाई थे, और लोग दीवाने थे राजपाल भाई के। तो जहाँ उनके डेट्स नहीं मिल रही हैं तो उधर इनको ट्राई कर लो। मैंने कई बार जब मेरे पास कुछ नहीं होता था तो मैंने कई 3-4 ऐसे काम भी किए कि लोग बोलते थे कि मुझे ऐसे ही चाहिए। अच्छा। तो मैं करता था, लेकिन मेरे अंदर ये था कि मेरा अपना अस्तित्व, मेरी अपनी पहचान क्या होगी, क्योंकि राजपाल भाई को भी एक जगह फंसा दिया है इन लोगों ने। अब वो जो मेन व्यक्ति है, जिसका दूसरा मैं बन रहा हूँ, वही व्यक्ति वहाँ फंसा हुआ है, उसको देख देख के लोग बोर हो जाएंगे आगे जाके, तो मुझे कौन देखेगा।
मेरा तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। सही बात है ना। तो मैं बहुत कोशिश करता रहा कि अपनी अलग पहचान बनाने की। तो मैंने आपने देखा होगा कि मैंने लगभग अलग अलग किरदार किए हुए हैं, और कोशिश की हुई है कि जो स्टाइल वो अपना रहे हैं, जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं, वो मैं ना करूं। इसलिए ना करूं कि वो ख़राब है, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, वो कर रहे हैं, उनका अपना एक स्टाइल बन चुका है। अब उसकी नकल करने का प्रोफेशनली मेरे लिए गलत हो जाएगा, और एज एन एक्टर भी मेरे लिए गलत हो जाएगा। तो मैंने फिर बहुत कोशिश की, और मैं धीरे धीरे अब इस जगह आया। अब जैसे ही मैं जब इस जगह आया तो स्टीरियोटाइप जो आप बोल रहे, मेरे अपने किरदार हिट होने लगे। जैसे फंस गए रुबामा में मेरा इंग्लिश टीचर है, तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इंग्लिश टीचर टाइप का ही किरदार लेके आ जाते हैं। अच्छा। बहुत सारे, मेरा तमाशा मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो ऑटो वाले बहुत सारे काम आए, एक आध हमने किए भी। अच्छा। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिए। ऐसे मेरे जो भी कैरेक्टर हिट होते हैं उसके लिए मेरे पास आने लगते हैं काम। तो मैं जितना मुझसे हो सकता है, जब तक मुझे लगता है कि हाँ अब मेरी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वैसा काम ना करूँ जो मैं पहले कर चुका। मैं इसी बात को पूछने वाला था आपसे कि ये कॉन्फ्लिक्ट आप कैसे हैंडल करते हैं कि यार ये रोल में कुछ नयापन है नहीं, ठीक है, पर पैसा आ रहा है। अब इसको आप कैसे एट द टाइम कैसे इसको हैंडल करते हैं कि यार कर लेता हूँ, ठीक है, पड़ा रहेगा, पैसा तो आ जाएगा। देखिए, मैं साल भर में ना ये देखता हूँ कि मैंने अभी 2 किरदार बहुत अच्छे ले लिए, उसमें पैसे नहीं है, और लेकिन किरदार अच्छे हैं, और एज एन एक्टर संतुष्टि है। उसके बाद जो भी काम आ रहा होता है, मैं फिर वो अपने, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका धंधा है, आप किसी धंधे में हैं, आप अपने स्वांतः सुखाह के लिए नहीं है, तो स्वांतः सुखाह के लिए आपने 2 काम कर लिए। बाकी आप जो कर रहे हैं वो प्रोफेशनली आपको लगता है कि नहीं, कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली। कोई डकैती तो है नहीं। एक्टिंग ही है। वो आपको लगता है कि आपको कुछ अलग करना चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो जो मार्केट मांग रहा है, मार्केट मांग रहा है, और वो उसके पैसे दे रहे हैं आपको। ईमानदारी से जो वो चाह रहे हैं वो करना हमारा कर्तव्य है। तो हम वो ईमानदारी से कर देते हैं। आप अगर देखेंगे कोई भी फिल्म हमारी, कितना भी लाउड हो, कैसा भी हो, उसमें ये नहीं होगा कि बेईमानी की। काम से ईमानदार। उसमें मैं अपना पूरा परफेक्ट कोशिश करता हूँ। अगर लफुंडरीगिरी करनी है, अगर कुछ ऐसा करना है जो लाउड करना है, उसमें भी मैं जान डालने की कोशिश, बशर्ते मुझे पसंद है या नहीं पसंद वो बात अलग है। पैसे लिए तो मैं ईमानदारी से करता हूँ वो काम। राइट। ठीक है, आपकी फिल्मोग्राफी पे हमने बात कर ही ली, पर मैं देख रहा हूँ यहाँ साजो सामान रखा है, किताबें रखी है, आप गुनगुना भी रहे थे। जी, तो जी। क्या शौक रखते हैं अपने जीवन में एक्टिंग के अलावा? एक्टिंग तो चलो आपने ओढ़ बिछा लिया है, जीवन जी, ही जी, बना लिया है। मैं संगीत, रंग संगीत, हारमोनियम भी हाँ, है। हाँ जी। रंग संगीत मेरा बहुत पसंदीदा शौक कहिए या जो भी कहिए। मैं नाटकों में म्यूज़िक देना पसंद करता हूँ। अच्छा। हाँ, ख़ास तौर से नाटकों में जी। और मैं लिखता हूँ। अच्छा। मैंने अभी 2-3 फिल्में लिखी हुई हैं, 2-3 क्या 3-4 फिल्में लिखी हुई हैं। अच्छा। हाँ, आ चुकी हैं ये? एक फिल्म आ चुकी है, द्वंद। अच्छा, उसको डायरेक्ट भी की है, और अभी 2 फिल्में मेरी और आने वाली। फ्लोर पर हैं? फ्लोर पे नहीं है, एग्रीमेंट वगैरह हो गया, लेकिन हाँ वो जल्द ही आएंगी फिर। अच्छा। इश्तियाक भाई, इंडस्ट्री में ना इस वक्त ऐसा दौर चल रहा है कि अभी पिछले दिनों मैंने संजय दत्त का एक इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे कि इंडस्ट्री 2 धड़ों में बट गई है, और ये हमें पिछले कुछ सालों की फिल्में देख के भी लग रहा है कि अब कुछ फिल्में दोनों तरफ की, मतलब एक्चुअली पूरा देश ही 2 धड़ों में बटता जा रहा है, और लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं धार्मिक पहचान को लेकर। पर ये इंडस्ट्री हमेशा इससे अछूती रही। बॉलीवुड जो है वो हमेशा अपने काम से काम रखता रहा, और अपने क्लोज सर्किट में उस तरह का काम करता रहा जो सर्वसमावेशी था, जिसमें सारे लोग आते थे, कोई किसी से नहीं पूछता था। मुंबई शहर का भी कमोबेश वही मिजाज है। पर हम देश में देख रहे हैं कि अब लोग एक दूसरे को, हो सकता है किसी कश्मीरी को लखनऊ में ये पूछा जाए कि भाई तुम कश्मीरी हो, यहाँ क्यों कर रहे हो। महाराष्ट्र में भी खुद ये चीज़ें हो रही है कि मराठी लोग
जो है बाहर वालों को कह रहे हैं कि तुम्हें मराठी क्यों नहीं आ रही, कन्नड़ा में ये हो रहा है। तो ये भेदभाव वाली चीज़ें जो है समाज में कई हिस्सों में घुस चुकी है। आपका क्या अनुभव है, आप इसको कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो जहर होता है ना, वो किसी भी समाज में, किसी भी देश में जहर जहर होता है। अगर वो जहर एक पर्यायवाची वो है कि जहर जो है वो ये नहीं होता कि आपने एक जहर इधर डाल दिया तो वो सिर्फ यहाँ तक सीमित रहेगा, वो फैलेगा और फैलेगा तो फिर इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा। यही हो रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के साथ फिर उनका भाषावाद हो रहा है, भाषावाद के बाद फिर प्रांतवाद हो रहा है, क्योंकि आपने खिड़की खोल ली और उसमें आपने जहर को आने दिया तो वो सब कहीं फैलेगा। और फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको ये लगे कि नहीं मैं तो ये हूँ, मैं भारतीय हूँ या मैं मध्य प्रदेशी हूँ या मैं मराठी हूँ तो मैं बच जाऊँगा क्योंकि मैं मराठी में रह रहा हूँ, इधर रह रहा हूँ तो इधर अपन महाराष्ट्र में रह रहा हूँ तो मैं इधर वो कर लूँ, या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंडी हूँ तो मैं बुंदेलखंड में ये सब कर लूँगा। समाज ना जो घटनाएं देखता है ना वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी निकलती हैं। आप देख लीजिए, आपकी लड़ाई नहीं है किसी से, आप टीवी खोल लीजिए, आप टीवी में जब ये देखेंगे कि बहस चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ नहीं है। थोड़ी देर आपका बच्चा खेल रहा होगा ना तो आपको उसको डांटने की इच्छा होने लगेगी। ये मानसिकता है। आपको लग रहा होगा कि उधर गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपसे संबंधित आपकी विचारधारा वाले जीत रहे हों, शायद वो खून खराबा करके या हार रहे हों, वो आपको लग रहा है कि आप इधर चार दीवारी में बैठ के आप अपन तो मज़े में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, घुस रहा है आपके अंदर। आप बच्चे के साथ करोगे, बीवी के साथ करोगे, कुछ नहीं है, बिल्ली आपने पाल रखी है, अगर वो आएगी तो आपको उसको अगर कुछ भी नहीं करोगे तो ऐसे झटकार दोगे। मतलब न्यूज़ चैनल्स लोगों को एग्रेसिव बना रहे हैं, या आप मानते हैं? हाँ हाँ, न्यूज़ क्या, फिल्में भी वही हो रही हैं। अच्छा, फिल्में भी यही हो रही। और देखो एक बात बताएं, राजनीति जब जब बदलती, देखो हर समय और हर समाज में हर फील्ड में मौका परस्त लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं गिद्ध अपनी नज़र में। ये आपने जो फिल्म इंडस्ट्री की बात की, आपने देखा होगा कि यही फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो अभी दूसरी भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा अच्छी है ख़राब है वो एक अलग बात हो सकती है कि वो अभी सही है या उस समय सही थे, अलग अपनी अपनी विचारधारा से आदमी सोच सकता है। तो गिद्ध टाइप के लोग हैं, उनको एक समय था जब वही लोग एक गाना गाया करते थे, एक गाना रिलीज़ होता था, एक गाना के कई गाने रिलीज़ होते थे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा। आप वही चेहरे देख लीजिए, उन्हीं चेहरों में से कुछ लोग, क्योंकि उस समय राजनीति क्या थी और इस समय राजनीति क्या है, ये वो मौका परस्त लोग हैं। इनको देश से या जिस पार्टी के पक्ष में उस समय थे और जिस पार्टी के पक्ष में अब हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं है, सिर्फ अपने पक्ष में, वो सिर्फ अपने पक्ष में। आपको लग रहा होगा यार ये क्या है, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे, अगर कल सिर्फ ये बॉलीवुड में नहीं है, हमारे कई ऐसे पहचान के लोग हैं जो पहले बहुत ज़्यादा वामपंथी थे और बातें करते थे और आज वो बदल गए हैं, आज वो अलग हो गए हैं। ठीक है, अब अलग होना उनका अच्छा या बुरा हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि वो उस समय सही थे या इस समय गलत है, या इस समय सही है उस समय गलत थे, लेकिन जो पैंतरेबाजी है ना, उससे देश बर्बाद होता है जी। किसी उससे वो होता है ना कि आकांक्षाएं जो होती है ना लोगों की और लालच जो होती है ना, वही पूरे देश को बर्बाद करती है। जैसे कि अगर जब सिराजुद्दौला जी का ज़माना था, तो जब उनको अंग्रेज़ों ने कब्ज़े में लिया तो वो इसलिए नहीं लिया कि वो कमज़ोर थे, इसलिए लिया क्योंकि एक व्यक्ति चाह रहा था कि मैं इसमें बैठ जाऊं अपना ही, बिल्कुल, और उसने ही सब कुछ गड़बड़ करके, मीर जाफर की बात, हाँ बिल्कुल, कि भाई उसने निपटा दिया जी। अब एक्चुअली में वो नकली आदमी था
और वही मौका परस्त था। वो हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, और वो हर जगह लागू होता है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, राजनीति में नहीं, घर में भी ऐसे ही लोग जो हैं बर्बाद कर देते हैं। घर, समाज, मोहल्ला, देश, जिला, ऐसे ही मौका परस्त लोग, इनको अगर नहीं पहचाने समाज हमारा, तो बर्बाद होता है इंसान, पूरा समाज। राइट। तो इसका क्या उपाय है? जैसे देखिए, आप जिस दौर से आ रहे हैं, जब आप 80s में पैदा हुए, ठीक है, और आपने वो वक्त देखा जब समाज टॉलरेंट था, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने में यकीन रखते थे, ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसका फेथ क्या है क्या नहीं है। पर जो नई पीढ़ी अब तैयार हो रही है, जो अपने आसपास यही सब देख रही है, अलग अलग तरह के आइडेंटिटीज़ पे लोग लड़ रहे हैं। जैसे आपने बोला कि कहीं भाषावाद है, कहीं प्रांतवाद है, कहीं हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, उसमें भी और शाखाएं भी जुड़ती है। कभी किसी सिखों से लड़ाई हो जाती है, कोई खालिस्तानी हो जाता है, ईसाइयों से लड़ाई हो जाती है। सब आप जैसे जिस क्षेत्र में जो दो पार्टियां एक दूसरे से लड़ सकती है, वो लड़ रही हैं। सिर्फ इसलिए लड़ रही है क्योंकि लड़ सकती है, कोई और रीज़न मिल जाएगा उनको। तो ये जो है, तो कुछ नए बच्चे जो ये सब देखते हुए बड़े हो रहे हैं, तो ये कैसे हैंडल करें इस सब चीज़ों को? क्योंकि उनको वो सिस्टम ही नहीं पता कि यार एक साथ भी रहा जा सकता है। क्या आप उनको सलाह देंगे? क्या अवॉइड करे, क्या करे? मुझे ऐसा लग रहा है कि है तो हताशा वाली बात, क्योंकि उस समय हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ते थे, गालिब को पढ़ते थे, या सुमित्रानंदन पंत, या अपने राहुल सांकृत्यायन जी जी, या माखनलाल चतुर्वेदी जी, ऐसे लोगों को पढ़ते थे। अब हमारे बच्चे या हम लोग खुद भी कोई टायर में पंचर लगाने वाला है, उसकी पोस्ट पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे ही प्रोफेसर गंदी दिमाग वाला, उसको पढ़ रहे हैं, जिसका कोई मानसिक स्टेटस नहीं है। तो अब क्योंकि अब इस तरीके के लोग, पहले हम लोग ये पढ़ के इतना पहुँचे हैं, फिर भी हमारी स्थिति इधर तक पहुँची। अब वो लोग पहुँच रहे हैं ये सब पढ़ के, ये दुकान, कोई परचूने की दुकान में है, वो पोस्ट डाल रहा है अपनी एग्रेसिव सी, तो वो पढ़ रहा है। तो हमारी खुद की प्राथमिकता अब ये होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे बच्चे या दूसरों के बच्चों को पढ़ाई के लिए और ऐसी किताब देने के लिए, जैसे नागरिक शास्त्र होती थी एक, वो अभी बंद हो गई जी। हाँ, कि नागरिकों को कैसे रहना चाहिए। एक पढ़ते थे हम लोग, और हम लोगों ने पढ़ा है वो, कि नहीं यार ये गलत, ये सही, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ये सब पढ़ाई जानी चाहिए चीज़ों को, कैसे हमारा समाज, वर्तमान समाज कैसे सही तरीके से चले। इसके लिए हमें अपने लड़कों को, बच्चों को, लड़कियों को नाटकों से, साहित्य से, अच्छे साहित्य से, जो मोहब्बत सिखाए, प्रेम सिखाए, ऐसे साहित्य से जोड़ना चाहिए, तभी कुछ आगे तो बन पाएगा। माता पिताओं का कर्तव्य है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को वो सौंपे जो उनको किसी ने सौंपा था। तभी नहीं तो आप वही है, जहर बो के जाओगे तो जहर काटा जाएगा आगे जाके। एग्जैक्टली वही होगा। इंडस्ट्री में आया है ये, मतलब काम करते वक्त महसूस होता है क्या कि यार कुछ काम करते वक्त एक बार महसूस हुआ था मुझे। हालांकि मेरी जर्नी ऐसी है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसमें किसी मुस्लिम का हाथ नहीं है। अच्छा। सारे हमारे हिंदू मित्र हैं, सारे इधर जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से। अच्छा। हालांकि हमारे साथ ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। पहली बार एक बार हुआ था हमारा, हम लंदन गए हुए थे। एक बहुत अच्छे एक्टर हैं जो पता नहीं क्या थे, वो 24 घंटे यही टाइप की बातें। हालांकि हमारे और एक्टर जो थे, अच्छे अच्छे एक्टर थे उसमें, उन्होंने भी उनको समझाया। तो उस समय में महसूस हुआ कि यार इतना पढ़ा लिखा, 2 नेशनल अवार्ड इसको मिले हुए हैं, और वही है। फिर हमें समझ में आया कि ये गिद्ध व्यक्ति है। इसको ये समझ में आ गया कि सत्ता किस तरफ जा रही है, तो ये उस तरीके से हरकतें कर रहा है। जबकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो नहीं चाहते कि भाई तुम इस टाइप की हरकतें करो।
कि वो थोड़ी बोलते होंगे कि आप उधर जाके ऐसे बोलना। अच्छा, आप अपनी तरफ से माहौल गंदा किए हुए हैं। सोशल मीडिया का हाथ लगता है इसमें बहुत ज़्यादा, माहौल हाँ, ख़राब होने में। माहौल ख़राब होने में भी और अच्छा करने में भी। अच्छा। हाँ, उसमें भी लगे रहते हैं। लेकिन हमारी क्या है, इंसानों की प्रवृत्ति ये है ना कि वो ख़राब चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हाँ, उसको अट्रैक्ट करती हैं। जैसे आप फिल्म देखने जाओ, सिगरेट के लिए कितना बोलते हैं, हाँ। तंबाकू के लिए कितना बोलते हैं, लेकिन हर चौथा आदमी सिगरेट तंबाकू पी रहा होता है। बिल्कुल। तो वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो बहुत वैसी हैं। तो उनके साथ ऐसा हमारा घटना हुई। एक बार हमने उनसे बोला भी ये बात कि आप जो हैं, आप मर्यादाओं के अलावा भी आप इतने ज़्यादा ये हो गए हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप इधर अच्छे खासे, हम लोग हंसते रहते थे, हंसी खसी चल रही है, आप आके अजीब सी बातें करने लगते हो। आपको सबने समझाया लेकिन आप समझते नहीं हो बात को। तो हालांकि वो एक समय के बाद, क्योंकि हम लोगों को 45 दिन रहना था उधर, एक समय के बाद उन्होंने, एक बार हम अकेले ऐसे ही बैठे थे, अकेले के 3-4 लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने सबके सामने फिर बोला, इश्तियाक तुम सही बोल रहे हो यार, सॉरी। उन्होंने सॉरी बोला। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो निकल चुके थे, पता नहीं कैसे उनके दिमाग में जो कुछ आ रहा हो, सॉरी उन्होंने बोला। लेकिन हमें उस समय ये समझ में आया कि इंसान जो है जब कमज़ोर होने लगता है ना, तो उसको सहारा चाहिए होता है, और फिर वो अच्छा बुरा नहीं सोचता है। आप गौर करिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका धंधा नहीं चल रहा है, जिनको कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, जिनकी एक्टिंग जो क्या बोलते, कैरियर जो है ख़त्म हो चुका है, वो अचानक से उठ के अजीब सी बातें करने लगते हैं और फिर उन्हें काम मिलने लगता है। तो 1-2 लोगों को देख के अब ये होड़ लग गई है, ट्रेंड बन गया है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के भी पक्ष में, किसी के भी विपक्ष में। भाई 2-3 विचारधारा ही होती है ना, कि एक तो पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा, तो यही चल रहा है। एक आदमी उठ के जैसे ही दिया बुझने लगता है, तो आदमी वो पक्ष में या विपक्ष में बोल देता है, और इतना बोल देता है कि जो पक्ष वाले होते हैं वो कहते हैं यार उसको बुलाओ यार, उसके लिए लिखते हैं कुछ। समझे? कोई अपनी नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं निभा रहा है, रीढ़ की हड्डी खत्म कर रहा है। नागरिक क्या होना चाहिए और एक्टर और कैरेक्टर क्या होना, वो उसका वही खत्म कर दिया है। राइट। इंडस्ट्री पे भी ये आरोप लगते हैं कि इंडस्ट्री भी जैसा माहौल देखती है वैसा ही कंटेंट प्रोड्यूस करने लग जाती है। हाँ। इधर पिछले कुछ सालों में कई फिल्में ऐसी बनी जिन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया। उनमें हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है इतनी, सब जानते ही है, सब समझदार है, पर उनमें ऐसी कुछ चीज़ें थी जो यकीनन प्रॉब्लमेटिक थी और जो लोगों को उकसाती थी लिटरली, और फिर उसके बाद उसके समाज पे क्लियरली उसका असर देखा गया। तो क्या इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं कुछ एक स्टेप बैक लेके सोचना चाहिए कि शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो चलो ठीक है, आपकी फिल्म चल जाएगी या फिल्म कम से कम चर्चा में आ जाएगी, पर लॉन्ग टर्म में क्योंकि इतिहास तो लिखा जा ही रहा है। देखिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब ये बोलते हैं कि फिल्मों में ना नेकेड सीन नहीं होना चाहिए, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है यार। इससे समाज में बहुत बुरा असर होगा। क्या सोचेंगे बच्चे, क्या बढ़ेंगे, क्या होगा। ठीक वैसे ही ये चीज़ें हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि इससे समाज को क्या असर होगा, इसमें कैसा रिएक्ट कर रहे हैं लोग, 1 हो गया, 2 हो गया, तो आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारी या सेल्फ जो बोलते हैं ना कि आपकी एडिटिंग होनी चाहिए ना आपको, कि नहीं यार कमाई तो हो जाएगी, लेकिन क्या हम अपने देश को इस तरह जाने के लिए ये रास्ता क्यों दिखाना चाह रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, पैसों का हो जाएगा, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। राइट। तो आप आने वाले समय में ऐसा कुछ देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बाउंस बैक करेगी, फाइट बैक करेगी और अपने उस मोड में वापस चली जाएगी जहां इस देश में कम से कम बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री एक ऐसी जगह थी जिसकी पहुंच कोने कोने तक है। हालांकि रीजनल सिनेमा और अलग अलग लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, पर ये थोड़ा बड़े लेवल तक लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी हिंदी फिल्में देखी जाती है, अंडमान निकोबार तक में देखी जाती है, पंजाब कश्मीर हर जगह देखी जाती है, तो इनकी रीच थोड़ी ज़्यादा है। तो क्या हिंदी सिनेमा
बाउंस बैक करेगा और अपने उस भरोसे को वापस ला पाएगा कि लोगों को लगता है कि हाँ ये एक इंडस्ट्री है जहाँ सब लोग मिलके काम करते नहीं, हैं। मिलके तो अभी भी सब काम करते हैं। राइट। देखिए क्या होता है, जो ट्वीट होता है ना और जो बोल रहे होते हैं, वही हम कह रहे हैं ना, गिद्ध हैं सब। वो बिल्कुल अलग ही है। वो सेट पे अलग आदमी है। वो जो गिद्ध लोग हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उससे फायदा चाहिए होता है, बस वो वहीं तक सीमित है। फिर इधर सब वैसे इधर ऐसा नहीं होता। जैसे अब लोकल के वो थोड़ी हैं गुंडे। राइट। लोकल वो नहीं है, वो बोल रहे हैं क्योंकि उनको एक ट्वीट का पैसा मिल रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, थोड़े थोड़े क्षणिक क्षणिक फायदे हैं सबके अपने अपने। या हो सकता है कि उस विचारधारा को बिलीव करते हैं वो, लेकिन हैं तो कलाकार, है ना। तो उतनी क्रूरता उन कलाकारों में नहीं है। राइट। तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे सेट पे या कहीं सिर्फ इसलिए कि इश्तियाक खान है इसलिए इसको नहीं लेते, ऐसा नहीं होता। राइट। अगर हम उसमें फिट हैं और वो बहुत ज़्यादा घोर उस विचारधारा का आदमी भी है, वो हमें लेगा ही। अच्छा। उस पर समझौता नहीं करेगा वो, अपने क्राफ्ट के साथ नहीं, उसमें कोई समझौता नहीं। यानी 99% लोगों की हम ये बात कर रहे हैं कि उसमें, हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो ऐसा कुछ हमने तो नहीं देखा। बातें जो हमने बोला कि वो एक व्यक्ति थे जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो ऐसी बातें कर रहे थे। उनको हमारे अलावा बाकी सब जो हैं वो हिंदू ही थे, उन सब ने उनको समझाया। वो हमें नहीं कुछ बोल रहे थे, वो बातें अजीब सी कर रहे थे। अच्छा। हमसे तो उनकी अच्छी दोस्ती थी, वो हमें बोलते भी नहीं थे ज़्यादा, लेकिन वो उस जगह उनको नहीं करना चाहिए था बातें वो सब, क्योंकि अलग ही जगह आए हुए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ और लास्ट बार ही, अभी तक उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। राइट। कुछ लोगों का एक्टर्स की ओपिनियन मेकिंग को लेकर भी दो धड़े हैं एक्चुअली, क्लियरली। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्टर्स को नहीं पॉलिटिकल बयान देने चाहिए या किसी भी तरह की इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, अपना काम करे, बात वहीं तक रखे। एक धड़ा ये कहता है, उम्मीद करता है कि एक्टर्स समाज में हो रही चीज़ों पर बोले। तो ट्विटर पे आप देखते हैं कि फला एक्टर को ट्रैग करके बोला जा रहा है कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, ये वगैरह वगैरह सब इस तरह की लोगों की उम्मीदें भी रहती है। आपका क्या राय है, एक्टर को समाज में हो रही चीज़ों पर मुखर रहना चाहिए, एक हद तक रहना चाहिए, या अपने काम के प्रति? देखिए, अगर आपके पास हिम्मत है आपके पास, तटस्थ होकर बोलना चाहिए आपको। ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सरकार अभी है तो आप इस सरकार के संबंधित कुछ बोल रहे हो, दूसरी सरकार आएगी तो आप दूसरी सरकार के। आपको तटस्थ होकर फिर हिम्मत होनी चाहिए आपकी। राइट। अगर हाँ, क्योंकि आप जैसे ही राजनीति में घुसेंगे, आप जो बोलेंगे और उसका कुछ भी फायदा या नुकसान राजनीति में किसी पार्टी को, सामने आने वाली पार्टी को होगा, तो फिर आप उसमें घसीटे जाएंगे। राइट। तो अगर इतनी हिम्मत है आपको कि आप उसमें उससे लड़ सकते हैं तो आप लड़िए, नहीं तो आप फिर जैसे आप बैठते हैं लोगों के सामने, अपने आचरण से, अपने उससे लोगों को अपनी विचारधारा समझाइए और अपने तरीके से, अपने क्राफ्ट से या अपनी कविताओं से, अपने सिर्फ एक्टर की बात नहीं करें, कलाकारों की बात करें, किसी भी उससे आप उसको बोलिए अपनी बात को। राइट। प्योर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप प्योर राजनीति करेंगे वैसे ही आपको घेर लिया जाएगा। और आप अगर घेरने के लिए तैयार हैं तो करिए। मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप ट्विटर से निकल के, फेसबुक से निकल के जो आप बोलना चाह रहे हैं वो आप करें। जी जी। उस लोगों को समझाएं खुद डायरेक्ट, वो ज़्यादा असर करेगा। जी बिल्कुल। चलिए, संजीदा बातें बहुत हो गई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके घर में इतना साजो सामान भी है, म्यूज़िक भी आप सुनते हैं, बाहर का म्यूज़िक भी सुनते हैं? किस तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं, किस तरह का नहीं? मैं जो मुझे जो पसंद आता है वो गंभीर म्यूज़िक मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? नहीं, सैड सॉन्ग्स नहीं? सैड नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। चाहे मैं कितना ही दुखी हूँ। अच्छा। मुझे नहीं लगता अच्छा। अब मैं सुन लूँगा
लेकिन कोई ऐसा कि दिल तोड़ दिया या मैं बर्बाद हो गया, ये सब गाना, अगर मैं बर्बाद बैठा भी हूँ तब भी मुझे ये गंभीर में मज़ा नहीं आता है। ठीक है। अब मैं सुनता हूँ जगजीत सिंह जी, गुलाम अली साहब, नुसरत फ़तेह अली साहब, मुबारक अली सर, पंडित राजेंद्र साजन मिश्रा जी, और अपने हरि प्रसाद चौरसिया जी, वाह, ये मैं सुनता हूँ। या फिल्मी अपने एक से एक, चाहे वो मोहम्मद अज़ीज़ के गाने हों, मोहम्मद रफ़ी के गाने हों, किशोर जी के गाने हों, लता मंगेशकर जी के गाने हों, या वर्तमान में अभी चाहे सुनिधि चौहान जी के हों, या नए जितने भी बच्चे हैं अरिजीत वगैरह, इनके सबके गाने में सुनता हूँ, शौक़ से सुनता हूँ। इंडिया के बाहर के आर्टिस्ट को भी यानी हैं, मैं उनको सुनता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी, मतलब उनका अच्छा म्यूज़िक रहता है, और मैं अक्सर वो लगा लेता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है उनका। और पढ़ने वगैरह में इंटरेस्ट है अभी भी आपका, किताबें वगैरह पढ़ने में? हाँ, मैं पढ़ता हूँ किताबें। अभी मैं विश्व की श्रेष्ठ कहानियाँ लेके आया हूँ अभी। अच्छा, कुछ दिनों पहले ही लेके आया हूँ। अच्छा। हाँ, एक ये अभी खलील जिब्रान जी की पूरी कहानी, बात है। हाँ, कहानियाँ लेके आया हूँ। क्या तो ये पढ़ता हूँ किताबें। और सिनेमा किस तरह का कंज्यूम करते हैं आप? क्या देखते हैं? पसंद क्या करते हैं? कोई स्पेशल जॉनरा, कोई स्पेशल भाषा? मुझे ना व्यंग्यात्मक जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पसंद आती हैं। जी। और फिल्में तो वैसे मुझे जो पसंद हैं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, तो मैंने एज एन एक्टर बहुत सारी एक्टरों को फॉलो किया है, चाहे वो मार्लिन ब्रांडो जी हों, या अल पचिनो, या अपने क्या नाम इनका, हिंदुस्तान में अगर इरफान भाई हो गए, अपने नसीर सर हो गए, ओमपुरी साहब हो गए, बलराज साहनी साहब हो गए, तो इनकी फिल्में मैंने बहुत देखी हुई हैं। अभी जो वर्तमान में मैंने जो एक फ़िल्म, जो मुझे द अनदर राउंड करके एक फ़िल्म है, राइट, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने अभी वो देखी। अभी मालेगांव का सुपर हीरो, बहुत अच्छी फ़िल्म है, वो देखी। तो मुझे ऐसे, जैसे एक फ़िल्म है रैबिट, ऐसी कुछ फिल्म, क्योंकि मुझे फिल्मों के नाम याद नहीं रहते हैं, वो जो रैबिट अद्भुत पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है वो। मुझे हॉलोकॉस्ट पर बेस्ड, हाँ, कमाल की पिक्चर, वो फिल्म है। तो ऐसी फिल्में मुझे पसंद आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ा कुछ ऐसी फिल्में भी बहुत अच्छी लगती हैं जो वो थोड़ा हट के हों, उसमें लाउडली एक्टिंग हो। जैसे वो क्या नाम उसका, एक एक्टर है जो बहुत लाउड अभी हॉलीवुड में, हाँ, हॉलीवुड जिम में, कैरी हाँ, तो उस टाइप पहचान लिया, हाँ, क्योंकि उनका उस सिग्नेचर स्टाइल है। हाँ, तो उस टाइप की मुझे फिल्में भी पसंद है, और खुद भी लगता है कि इंडिया में भी कोई ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो थोड़े से अलग हटके हों, मज़ेदार। इस पर मैं आ ही रहा था हाँ, कि कुछ होता है ना कि इंसान को, यार ये सब तो मैं कर ही रहा हूँ, और भी कुछ मिलेगा करूँगा। कुछ ऐसा होता है मन में कि यार ऐसा कुछ करना है, मुझे अटेम्प्ट करना है। किसी को जोकर अटेम्प्ट करना होता है, किसी को जिम कैरी का डम एंड डम्बर अटेम्प्ट करना होता है, किसी को अल पचिनो का गॉडफादर अटेम्प्ट करना होता है। इश्तियाक खान को क्या करना है? मुझे ना अच्छे किरदार करना है। अच्छा, बढ़िया किरदार, जो जिसकी कहानी हो। जी, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये कहानी इसकी है और इस कहानी में ये कैरेक्टर भी है। अच्छा, मेरी इच्छा है कि जो किरदार हो उसकी कहानी होनी चाहिए, पूरी कहानी उसी पे हो, फिर वो कोई भी हो, मैं उसको जीना चाहता हूँ। क्या बात। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत जल्दी ऐसा होगा भी, हमें पूरा यकीन है, और ये होकर रहेगा। और हमारी तरफ से और एम बोले तो के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, पेशेंटली हमसे बात की, और आप सबको भी होपफुली मजा आया होगा। कुछ कह रहे थे आप? मुझे भी बात करने में मजा आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, यही है बातचीत, अगर अच्छी होती है तो वक्त का भी पता नहीं चलता। उम्मीद है आप सबको भी मजा आया होगा। आप देखते रहिए एम बोले तो।